रायू एक नॉर्मल टीनेजर था जो एक दिन ट्रक से टकराकर मर गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे दोबारा जन्म मिला एक नए वर्ल्ड में जो मैजिक से भरा हुआ था। उसे पानी के मैजिक की पावर मिली और उसका बस एक ही सपना था, एक शांत और आराम भरी जिंदगी जीना। लेकिन धीरे धीरे बिना जाने रायू दुनिया का सबसे पावरफुल मेज बन गया। रायू एक 15 साल का लड़का अचानक एक अजीब सफेद जगह में खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक लंबा सा ब्लॉन्ड आदमी उसके सामने आया और बोला, तुम मर चुके हो। रायू ने तुरंत याद किया कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। उसने पूछा, क्या तुम गॉड हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं एक एंजल हूँ, तुम्हें एक नए वर्ल्ड में भेजने आया हूँ। रायू को यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ आइसके हो गया है और एंजल कहता है, तुम अपनी अगली जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। रायू ने सोचा और बोला, मुझे बस एक स्लो और पीसफुल लाइफ चाहिए। एंजल हाँ कहता है और समझाता है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। लगभग 20% ह्यूमन वहाँ स्पेल कास्ट कर सकते हैं। एंजल उसे बताता है कि रायू के पास पानी के मैजिक का नेचुरल टैलेंट है, इसलिए उसे एक फॉरेस्ट के बीच में छोटी सी सेफ हाउस में भेज दिया गया। एक ऐसी जगह जहां मॉन्स्टर नहीं आ सकते। वहां 2 महीने का खाना था और एक इनविजिबल बैरियर था जो उसे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद रायू ने आँख खोली तो वो फॉरेस्ट के बीच के एक घर के अंदर था। तभी बाहर जाके उसने अपने नए मैजिक पावर टेस्ट करना शुरू कर दिए। फिर उसने घर देखा। उसमें एक कोल्ड रूम था जिसमें फ्रोजन मीट था, एक खाली बाथटब और टेबल पर एक छुरी और 2 बिगनर बुक्स थीं जिनमें मॉन्स्टर और लोकल प्लांट्स के बारे में लिखा था। बुक पढ़ने के बाद रायू बाहर आता है और मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है। उसने देखा कि वो सिर्फ इमेजिन करके पानी बना सकता है बिना चैंट किए। उसने सोचा कि एक गर्म बात ले ले, पर पानी सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर का बन रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि आग लगाई जाए। वो फुल केवमैन मोड में चला गया और 2 लकड़ियां रगड़कर फायर बनाने लगा। लेकिन उसके पास ना स्किल थी ना स्ट्रेंथ। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि सनलाइट से फायर बनाई जा सकती है और उसने सोचा कि आइस का एक लेंस बनाए जिससे हीट फोकस हो, और कमाल हो गया, उसने पानी को फ्रीज कर दिया। उसने आइस को गोल शेप में तराशा और लेंस की तरह यूज करके आग जला दी। अब वो गर्म पानी से नहा सकता था। उसने समझा कि अगर वो थोड़ा साइंस यूज करे तो मैजिक और पावरफुल बन सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ड्राई मीट खा रहा था, उसने सोचा कि वो अपनी ऑफेंसिव पावर बढ़ाता हूँ। वो ट्री पे पानी के गोले मारने लगा। पहला शॉट सही था पर डैमेज 0। उसने हाई प्रेशर वाटर जेट ट्राई किया पर पानी बस थोड़ा सा आगे गया, बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ से पी कर रहा हो। वो हार मान गया था, पर फिर याद आया कि एंजल ने बोला था मैजिक इमेजिनेशन से चलती है और प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। तो रायू ने प्रैक्टिस जारी रखी। धीरे धीरे वो वाटर जेट सही से मारने लगा और शाम तक उसने डायरेक्टली हॉट वाटर बनाना भी सीख लिया। नेक्स्ट डे उसने सोचा कि आइस से कुछ बनाए। उसने आइसिकल लेंस स्पेल ट्राई किया, हवा से आइस बनाकर शॉट करना, पर ये और भी मुश्किल निकला। फिर भी रायू ने हार नहीं मानी, रोज प्रैक्टिस करता रहा। कुछ दिनों बाद वो काफी स्किल्ड हो गया था। एक दिन वो जंगल में फूड ढूंढने गया, तभी एक ह्यूज बोर उसके सामने आ गया। वो डर जाता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच गया। बोर ने एक पेड़ गिरा दिया और तब रायू ने हिम्मत जुटाई। उसने जमीन जमा दी और रायू ने सामने पॉइंटेड आइसिकल बना दिए। बोर सीधा उन पे टकरा गया और मर गया। रायू को यकीन नहीं हुआ कि वो जीत गया। रायू ने उसमें मॉन्स्टर बुक देखी। उसमें लिखा था कि बोट सबसे कमजोर मॉन्स्टर होते हैं। आखिरी पेज पर 2 खास एंट्रीज थी, ड्रैगन और डीमंस। ड्रैगन्स पूरे सिटी जला सकते हैं और डीमंस के बारे में लिखा था, अगर कभी मिल जाए बस दुआ करो क्योंकि बचना इम्पॉसिबल है। रायू समझ गया कि ये दुनिया बहुत बड़ी और खतरनाक है। उसने डिसाइड किया कि उसे जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। अगली सुबह वो फुल टार्जन मोड में निकल पड़ा, बिना कपड़ों के सिर्फ जंगल एडवेंचर पर। तभी एक एसेसिन हॉक ने उस पर अटैक किया। रायू मुश्किल से पहला अटैक डॉज कर पाया। फिर वो बर्ड हवा से इनविजिबल विंड स्लैश करने लगा। रायू समझ गया कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो भागता रहा, आइस ब्लॉक बना बना के अपने पीछे अटैक रोकता रहा। वो हॉक सब कुछ डॉज कर गया, पर जब वो नीचे गिरा रायू ने आइस वॉल बना दी। हॉक उससे टकरा गया और अपनी आंख को खो बैठा। रायू ने चैन की सांस ली, लेकिन भागते हुए वो रास्ता भूल गया। तभी उसे एक चमकती झील मिली जहाँ एक हेडलेस नाइट और उसका हेडलेस घोड़ा पानी के ऊपर खड़े थे। वो देखकर रायू शॉक हो गया। वो मुश्किल से घर लौट आया। अगले कुछ दिन तक वो जंगल एक्सप्लोर करता रहा, मॉन्स्टर से लड़ता रहा और मैजिक मास्टर करता गया। एक रात वो फिर से उस ग्लोइंग लेक पे गया। नाइट वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। उसने मॉन्स्टर बुक देखी, पर हेडलेस नाइट या दुल्हन का जिक्र नहीं था। उसने सोचा ये कोई हाई लेवल मॉन्स्टर होगा या कुछ और। रायू ने डिसाइड किया कि लड़ते हैं। उसने आइस स्वॉर्ड बनाई और नाइट पे हमला किया, पर एक भी हिट नहीं लगा पाया। नाइट ने उसे कई बार मारा, पर रायू ने आइस शील्ड से सब ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो थकान की वजह से गिर गया।
लेकिन नाइट ने उसे मारा नहीं, वो एक्चुअली उसे ट्रेन कर रहा था। नाइट ने एक छुरी उठाई, उस पर पानी छोड़ा, फ्रीज किया और एक आइस स्वॉर्ड बना दी। फिर वो स्वॉर्ड रायु को दे दी। रायु समझ गया कि उसका ये नेक्स्ट लेसन है। कुछ दिन बाद वो वही एसेसिन हॉक से फिर से मिला, लेकिन इस बार वो इवॉल्व हो चुका था। वो अब और भी स्ट्रांग था, पर अंधा हो गया था। उसने तेज विंड स्लैश मारे। रायु ने आइस वॉल से डिफेंड किया, पर मुश्किल से बचा। हॉक ने सोनिक ब्लास्ट मारी, सब शील्ड टूट गई। फिर उसने थंडर अटैक भी किया। रायु शॉक से हिल गया, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड निकाली और हॉक के विंड ब्लेड्स को काट दिया। जब वो दोबारा डाइव मारता है, रायु ने सीधा स्वॉर्ड उसके सीने में घुसा दिया। हॉक नीचे गिर गया और रायु उसके पास गया। वो महसूस कर रहा था जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता बन गया हो। उसने कहा, शुक्रिया, तूने मुझे स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प की है, और स्वॉर्ड निकाल दी। जैसे ही वो घर जाने लगा, एक बड़ा ड्रैगन उसके सामने आता है। रायु जम जाता है। उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन ड्रैगन ने टेलीपैथिकली बात की, क्या तुमने एक ब्लैक हॉक को देखा है? रायु घबरा जाता है, सोचता है शायद उसने इस ड्रैगन का दोस्त मार दिया, पर ड्रैगन शांत था। उसने रायु की तारीफ की और बोला, तुम्हारा वेपन रेयर है, ये फेरी किंग की स्वॉर्ड है। रायु शॉक हो गया। ड्रैगन अपना नाम लोइन बताता है। दोनों पूरा दिन बातें करते रहे। शाम तक लोइन वापस चला गया, पर बोला हम फिर मिलेंगे। कुछ हफ्ते बाद रायु को सी फूड खाने का मन हुआ। वो समुद्र के किनारे गया, जहाँ उसने एक पुरानी शिपरेक देखी। वहाँ एक आदमी पड़ा था। उसने पास जाके देखा तो वो मर चुका था। अचानक रायु को एक आदमी के कराने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में किसी इंसान को देखा है। उस आदमी का नाम एबल है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आते हैं। उसमें एक तूफान के दौरान एक बड़ा सा ऑक्टोपस मॉन्स्टर उनकी शिप पर अटैक कर रहा था, जिससे वो समुद्र में गिर गया था। लेकिन जब उसने आंख खोली तो वो रायु के घर में पड़ा था। एबल समझ जाता है कि वो किसी तरह बच गया है और तुरंत अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, उसे और कंफ्यूजन होने लगता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये कौन सी जगह है। तभी पीछे से रायु उसके पास आता है। एबल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्रेन वॉरियर है, पर फिर भी उसे रायु की प्रेजेंट फील ही नहीं हुई। और ऊपर से रायु के अजीब कपड़े देखकर वो और हैरान हो जाता है, लेकिन मैनर्स दिखाते हुए कुछ नहीं बोलता। एबल अपना इंट्रोडक्शन देता है और रायु का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। रायु सीधा बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें बचा पाया, बाकी सब लोग मर चुके थे जब मैंने उन्हें देखा। एबल कहता है, टेंशन मत लो, वो लोग स्मगलर्स थे। पर उससे बात पूरी करने से पहले ही उसका पेट जोर से गरजने लगता है। रायु हंसते हुए कहता है, चलो खाते हुए बात करते हैं, और उसे अंदर ले जाता है। खाते वक्त एबल, जो थोड़ा ज्यादा क्यूरियस नेचर का है, रायु के कपड़ों का टॉपिक छेड़ देता है। रायु कहता है, मेरे पास और कपड़े नहीं है, और ना ही कपड़ा है नया बनाने के लिए। एबल तुरंत बोलता है, तो खरीद लो, पर फिर रियलाइज करता है रायु शायद इतना गरीब है कि अफोर्ड नहीं कर सकता। रायु मुस्कुरा के कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई रहता ही नहीं। फिर एबल पूछता है कि तुम खाना शिकार करके लाते हो क्या? रायु सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। फिर एबल कहता है, उस छुरी से शिकार करते हो क्या? रायु मुस्कुराता है और अपना पानी का मैजिक दिखाता है। मैं ज्यादातर हंटिंग मैजिक से करता हूँ। एबल इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं, और वो खुद उन लोगों में नहीं आता। ये सुनकर रायु हैरान हो जाता है, क्योंकि एंजल ने उसे कहा था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं। फिर एबल कहता है, चलो मुझे समुद्र तक ले चलो, मुझे कुछ कंफर्म करना है। रास्ते में वो रायु से कहता है, अगर कोई डेंजर आया तो मैं फ्रंट लाइन लूंगा। रायु बोलता है, जरूरत नहीं है, पर एबल जिद करता है, मैं बार बार बचने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। रायु कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। थोड़ी देर बाद वो दोनों समुद्र के पास पहुंचते हैं, एक ब्रोकन शिप के पास, लेकिन सब लाशें गायब थीं। एबल कहता है, या तो मॉन्स्टर उन्हें ले गए या समुद्र। वो रायु का शुक्रिया करता है, अगर तुम नहीं होते तो मैं भी उनके साथ चला जाता। फिर वो कहता है, मैं जो ढूंढने आया था वो नहीं मिला, अब मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, पर स्टॉर्म ने हमें बहुत दूर उड़ा दिया था, पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना होगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, रायु तुम मेरे साथ चलो ना। रायु हैरान हो जाता है। एबल कहता है, हाँ, मुझे रास्ता दिखाने में मदद कर दो, मैं बदले में तुम्हें एक ऐसी जॉब दिलाऊंगा जहाँ तुम आराम से जी सको। रायु कुछ देर सोचता है और आकर डिसाइड करता है वो एबल का गाइड बनेगा और उसे शहर तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शाम रायु अपने गार्डन को देखता है जिसे उसने इतनी मेहनत से उगाया था, और दिल से उदास हो जाता है। रात को वो एबल से कहता है, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। एबल क्यूरियस हो जाता है, पर कुछ नहीं पूछता। रायु सीधा झील के पास जाता है जहाँ हेडलेस नाइट रहता है। वो उससे कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुमने मुझे लड़ना सिखाया।
उसके लिए शुक्रिया। फिर वो अपनी छुरी निकालता है और कहता है आज मैं पूरी शिद्दत से लड़ूंगा। हेडलेस नाइट अपनी तलवार निकालता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लंबे और थका देने वाले बैटल के बाद रायू गिर जाता है। नाइट वापस लेक में चला जाता है। रायू फिर से उसे शुक्रिया कहता है। नाइट कुछ नहीं बोलता, लेकिन अचानक वो अपना हाथ उठाकर पानी से एक मैजिक आर्मर सूट बनाकर रायू को गिफ्ट कर देता है। रायू इमोशनल हो जाता है और नाइट का दिल से शुक्रिया करता है, फिर घर लौट जाता है। अगली सुबह रायू और एवल अपनी जर्नी पर निकलते हैं। रायू पीछे मुड़कर अपनी जगह देखता है जहां उसने अपनी जिंदगी का इतना समय बिताया था और थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है। जंगल के अंदर उन्हें एक वाइल्ड बोर मिलता है। एबल कहता है इसे मैं संभालता हूँ। वो तलवार लेकर आगे बढ़ता है और एक कॉम्बैट स्किल यूज करता है, जिससे बेचारा बोर एक डोनट बन जाता है। रायू शॉक हो जाता है, ये क्या था? एबल कहता है ये कॉम्बैट स्किल्स होती हैं, सिर्फ वॉरियर यूज करते हैं। उस रात वो दोनों एक खोखले पेड़ के अंदर कैंप लगाते हैं। नेक्स्ट डे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एक स्वयं के पास कुछ लिजार्डमैन दिखते हैं। एबल उनसे लड़ने के बजाय रूट चेंज करने का फैसला करता है क्योंकि वो काफी स्ट्रांग होते हैं। पर रायू को महसूस होता है कि वो लिजार्डमैन उनका पीछा कर रहे हैं। एबल फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर रायू कहता है बहुत सारे हैं, मैं भी मैजिक यूज करूंगा। एबल डाउटफुल होता है, तुम्हारे पास स्टाफ भी नहीं है। पर उसकी आंखें फट जाती हैं जब रायू एक साथ आइसिकल लेंस छोड़ देता है और 4 लिजार्डमैन एक ही पल में गिर जाते हैं। बैटल के बाद एबल पूछता है ये स्पेल क्या था? रायू बताता है बस नॉर्मल आइसिकल लेंस। एबल कहता है पर स्किल्ड मेज भी एक बार में सिर्फ एक कास्ट कर सकते हैं। रायू मुस्कुराता है, शायद विंड मैजिक में प्रॉब्लम होगी, पर पानी वाला तो नॉर्मल है। एबल कहता है छोड़ो, ज्यादा सोचने का फायदा नहीं, और दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते हुए रायू आइस से 2 ग्लास बनाता है और उनमें पानी भर देता है। एबल नोटिस करता है कि इस बार उसने अलग सेंट यूज किया, पर रायू तुरंत कवर कर देता है, तुम्हें गलत लगा होगा। थोड़ी देर बाद एबल रायू को एक कॉइन देता है। रायू एक्साइटेड हो जाता है, वाह ये पहली बार है जब मैंने पैसे देखे हैं। एबल अपने सिर पे हाथ रख लेता है, यार मुझे लगा था तुम गरीब हो, पर ये तो नेक्स्ट लेवल है। फिर वो समझाता है सेंट्रल प्लेन्स में 3 बड़े देश हैं, किंगडम ऑफ नाइटली, डेवोटी एम्पायर और हंडालू फेडरेशन। रायू तुरंत हंस पड़ता है, डेवोटी एम्पायर, ये कैसा नाम है? एबल फेस फार्म करता है और दोनों चलते चलते एक बड़े से खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। अचानक उनके पास एक बड़ा पत्थर हिलता है। एबल तुरंत उसे काट देता है और रायू एक वाटर शील्ड बनाता है डेब्रिस रोकने के लिए। एबल समझ जाता है कि हम रॉक गोलम के नेस्ट में घुस आए हैं। रायू पूछता है गोलम्स तो आदमी जैसे होते हैं ना? एबल इग्नोर करता है और अटैक करने लगता है। वो एक गोलम को छेड़ता है और उसमें एक बड़ा होल कर देता है, लेकिन गोलम तुरंत रीजनरेट हो जाता है। एबल पीछे हट जाता है, उन्हें मारना बेकार है। रायू को एक आइडिया आता है, वो आसमान में एक बड़ा आइस क्यूब बनाता है और सीधा गोलम के ऊपर गिरा देता है और एक ही पल में सब गोलम्स फ्लैट हो जाते हैं। एबल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, इतना बड़ा स्पेल। रायू चिल मोड में फिर से वही मूव 2-3 बार करता है और सबका काम तमाम कर देता है। उन्हें एक स्पेशल गोलम मिलता है जिसके अंदर बड़ा मैजिक स्टोन होता है। एबल कहता है ये तो महंगा माल है। रायू सोचता है बाकी के स्टोन्स भी निकाल ले, पर फिर छोड़ देता है और कहता है बहुत आइस है और इन्हें गिनने में बहुत टाइम लगेगा, और थोड़ा सा आलस भी करता है। दोनों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा क्रॉक हिप्पो हाइब्रिड दिखाई देता है। एबल कहता है ये बेहेमोथ है, बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। रायू बोलता है तो शिकार करते हैं ना? एबल चिल्ला के कहता है पागल हो क्या, ये इम्पॉसिबल है। तभी आसमान से कुछ वाइबर्न्स आते हैं। रायू एक्साइटेड हो जाता है, मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर बैटल। वाइबर्न्स मैजिक से पत्थर बरसाते हैं, पर वह मत गरजता है और उनके स्पेल्स कैंसिल कर देता है। रायू समझ जाता है कि मैजिक कैंसलेशन स्किल है। रात को डिनर के दौरान एबल कहता है मैंने सिर्फ डंगन्स में ऐसे ट्रैप्स देखे हैं जो मैजिक कैंसिल करते हैं। रायू तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, डंगन्स वहां भी हैं क्या? एबल कहता है हाँ, जहां हम जा रहे हैं उस सिटी लॉन में एक है। रायू नाराज होता है, भाई पहले क्यों नहीं बताया? एबल फिर पूछता है तुम्हें डॉग्स और एल्व्स के बारे में तो पता है ना? रायू कहता है नहीं, वो भी एक्सप्लेन करो। कुछ दिनों बाद वो एक बड़ा माउंटेन रेंज पहुंचते हैं। रायू कहता है इसके पास ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। एबल पूछता है तुम इतने श्योर कैसे हो? रायू सोचता है कि उसे ड्रैगन के बारे में बता दे, पर फिर कहता है वो बात ह्यूमंस की समझ के परे है। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज आती है। वो दोनों रेडी हो जाते हैं और आसमान से एक ग्रिफिन नीचे आता है। एबल घबरा जाता है, पर रायू तुरंत कुछ मीट हवा में फेंकता है। एबल भी उसे कॉपी करता है और ग्रिफिन दोनों पीसेस पकड़ के उड़ जाता है। दोनों सुकून की सांस लेते हैं कि बच गए। एबल कहता है ग्रिफिन या बेहेमोथ को इंसानों ने पिछले 100 सालों से नहीं देखा, शायद ये पहाड़ों ने रोक कर रखे हुए हैं। ये सुनकर रायू को याद आता है वो वाइबर्न्स नॉर्थ से आए थे,
मतलब उनका नेस्ट यहीं पास में है। और वो सही होता है। थोड़ी दूर उन्हें कुछ वाइवर्न्स मिलते हैं जो एक मॉन्स्टर का मांस खा रहे होते हैं। रायू बोलता है लड़े। एबल कहता है कि पागल हो, बीच एक्सपीरियंस एडवेंचर्स चाहिए होते हैं इनके लिए। रायू कहता है हम हमेशा भागते नहीं रह सकते, अगर मैं इन्हें जमीन पर गिरा दूं तो। एबल कहता है तो क्लोज कॉम्बैट पॉसिबल हो जाएगा। रायू मुस्कुराता है और एक लंबी फेक चैंटिंग बोलता है, फिर 4 आइसिकल लेंस छोड़ देता है जो वाइवर्न्स के विंग्स के पार घुस जाते हैं। एबल मौका देखकर उन्हें खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद 2 और वाइवर्स आते हैं, पर इस बार रायू बिना चैंट किए ही उन्हें गिरा देता है। एबल सस्पिशियस हो जाता है, ये बिना मंत्र के कैसे, लेकिन दोनों मिलकर उन्हें भी हरा देते हैं और उनके मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो माउंटेन रेंज क्रॉस कर लेते हैं और सामने हसीन ग्रीन हिल्स दिखाई देती हैं। एबल कहता है हमने सिर्फ वाइवर्स नहीं हराए, हमने एक फॉर्च्यून कमा लिया है। रायू मुस्कुराता है और कहता है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अचानक रायू को क्यूरियोसिटी होती है कि वो लोग कौन से देश जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी जगह के लिए रेडी है, बस डेविटी एम्पायर के अलावा। एबल कहता है कि डेविटी एम्पायर थोड़ा नॉर्थ में है और ये सुनकर रायू को चेहरा रिलैक्स हो जाता है। ये देखकर एबल कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम्हें इस एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है क्या। रायू मुस्कुराता है और कहता है नहीं, मुझे इस एम्पायर या लोगों से कोई इशू नहीं है, बस नाम इतना क्रिंज है कि एसोसिएट नहीं होना चाहता। एबल को ये काफी अजीब लगता है। तभी रायू दूर एक रोड देखता है और जैसा ही वो देखता है कि रोड ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, एबल रियलाइज करता है कि जो माउंटेन रेंज अभी क्रॉस किया था वो ऑर्डिनरी नहीं था। पर जब रायू पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, एबल कहता है कि कुछ नहीं, ये रोड हमें एक टाउन तक ले जाएगी। रायू एक्साइटेड हो जाता है, फाइनली एक रियल बेड में सो सकते हैं। एबल रेकमेंड करता है कि टाउन में खाना भी ट्राई करे। रात तक वो लोग टाउन पहुंचते हैं और एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। एबल कहता है रायू तुम्हें एक एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए, गिल्ड लाइसेंस तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड का काम करेगा। वो आगे कहता है इससे तुम्हें नया सिटी एंटर करते वक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एबल याद दिलाता है कि जब वो टाउन में एंटर किए थे रायू ने एक सिल्वर कॉइन पे किया था उसके लिए। रायू टीजिंग टोन में कहता है भाई क्या तुम हर पैसे काउंट करोगे मेरे लिए। एबल थोड़ा क्रिंज फील करता है पर लेक्चर कंटिन्यू करता है, अगर तुम गिल्ड मेंबर बन जाओगे तो गिल्ड तुम्हारे मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल अच्छे रेट पर खरीदेंगे। एबल समझता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट इन मटेरियल्स को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। रायू क्यूरियस हो जाता है, पर तभी वेट्रेस आती है और उसका फूड लाती है। रायू की आंखें फेल हो जाती हैं जब वो एक प्लेट करी राइस देखता है। वो सोचता है करी राइस इस वर्ल्ड में आईजी के एनिमे में प्रोटैगनिस्ट ने कितनी मेहनत की थी परफेक्ट करी बनाने के लिए, और यहाँ बस रेडी है। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही जैसे जापान में खाया था, नॉस्टैल्जिक और डिलीशियस। रायू प्लेट खत्म करता है और तुरंत ऑर्डर करता है। अगली सुबह रायू बस करी के बारे में ही बोलता रहता है, कहता है एबल ने एक और सीक्रेट चीज छुपाई थी। वो मजाक करते हुए कहता है एबल सब सीक्रेट बता दो ना। एबल शॉक हो जाता है, पर रायू एक्चुअली डेजर्ट शॉप के बारे में पूछ रहा था। एबल नर्वसली चला जाता है, मुझे स्वीट्स पसंद नहीं। रायू कंफ्यूज हो जाता है उसकी सस्पिशियस बिहेवियर से, लेकिन फिर वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और जल्दी ही लॉन टाउन पहुंच जाते हैं जो बड़े व्हीट फील्ड से घिरा हुआ है। टाउन गेट पर गार्ड निमर एबल को रिकॉग्नाइज करता है और शॉक हो जाता है क्योंकि एबल कुछ मंथ्स पहले मिसिंग रिपोर्ट हुआ था। एबल कहता है बहुत कुछ हुआ और रायू के वजह से मैं वापस आ पाया। निमर रायू का शुक्रिया करता है और ईगरली उसका हाथ शेक करता है, फिर एबल से बात करने लगता है। टाउन के अंदर एबल कहता है चलो सीधा गिल्ड चलते हैं, मेरे साथ तुम रजिस्ट्रेशन पे रैंक अप तुरंत ले लोगे। वो एक्सप्लेन करता है यूजुअली नए एडवेंचरर्स को एफ रैंक मिलता है, पर अगर कोई बी रैंक या ऊपर का एडवेंचर रेकमेंड करे तो तुरंत डी रैंक मिल सकता है। वो लोग गिल्ड पहुंचते हैं और वहाँ सबको एबल को देखकर खुशी होती है। वो उसके अराउंड सर्कल बना लेते हैं जैसे सेलिब्रेट की हो। रायू फील करता है वाओ एबल के इतने लोग केयर करते हैं। वो डिसाइड करता है कि एबल को थोड़ा एंजॉय करने दे और खुद थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर चला जाता है। वहाँ रायू एक एल्फ गर्ल से टकरा जाता है। रायू को उसके पॉइंटी ईयर्स और प्रिटी फेस पसंद आते हैं और एल्फ गर्ल भी उसके आउटफिट पर से नजर नहीं हटा पाती क्योंकि वो फेरी किंग का कोट पहना हुआ था। वो कहती है फेरी किंग ने ये तुम्हें दिया है, मतलब वो तुम्हें काफी पसंद करता होगा। रायू कंफ्यूज है और समझ नहीं पाता कि क्या बोल रही है वो। एल्फ गर्ल कहती है मैं आज जल्दी में हूँ पर फिर कभी मिलेंगे। रायू वहाँ खड़ा है टोटली कंफ्यूज जब एबल बाहर आता है और कहता है चलो वापस अंदर चलें। एबल रायू को सबसे इंट्रोड्यूस करता है, ये वही बंदा है जिसने मेरी जान बचाई। सब रायू को थैंक्स करते हैं और रायू इस अटेंशन को एंजॉय करता है। फिर एबल रायू को फ्रंट डेस्क ले जाता है
और रिसेप्शनिस्ट से कहता है इसको डी रैंक एडवेंचर के लिए रजिस्टर कर दो। रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है क्योंकि एबल की पार्टी ने पहले कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया था, पर एबल कहता है रायू स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है रायू को स्टैंड प्रूफ दिखाना होगा रैंक अप के लिए। एबल कहता है मैं चाहता हूँ डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से डिस्कस करूँ। थोड़ी देर बाद ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर हग आता है जब सुनता है कि एबल वापस आया है। एबल इंट्रोड्यूस करता है रायू को और कहता है मैं चाहता हूँ रायू रैंक अप एग्जाम ले। हग कहता है उसकी स्टंट टेस्ट करनी पड़ेगी। एबल क्लेम करता है रायू मुझसे स्ट्रांग है। हग को डिसबिलीव होता है। एबल हग को वाइवर्न से कलेक्ट किए गए मैजिक स्टोन्स दिखाता है। हग का माइंड ब्लो हो जाता है, इतनी स्टोन्स एक पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय कर सकते थे। एबल एश्योर करता है कोई वरीज नहीं है, ये वाइवर्न्स मैलेफिक माउंटेन के साउथ में थे। रायू क्यूरियस हो जाता है माउंटेन्स के नाम के बारे में। हग कहता है पहले किसी ने सेफली क्रॉस नहीं किया, ये माउंटेन इतने डेंजरस हैं कि टॉप एडवेंचर भी अवॉइड करते हैं। हग एग्री कर देता है और रायू को डी रैंक प्रमोट कर देता है बिना टेस्ट के। तभी एबल की पार्टी रूम में आती है और वो इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि सोचा नहीं था वो वापस आएगा। गिल्ड मास्टर अलाउ करता है उनको कैचअप करने के लिए और रायू को बाहर ले जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। रायू उसे फॉलो करता है और एबल कहता है रिसेप्शन के बाद वेट करना, एक स्पेशल जगह दिखाऊंगा। हग रायू को ऑफिस ले जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि द क्रिम्सन स्वॉर्ड एबल की स्ट्रॉन्गेस्ट और पॉपुलर टीम है। रायू थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचता है कि क्या वो सच में डी रैंक डिजर्व करता है। हग रीअश्योर करता है कि एबल स्ट्रांग है पर एक वाइवर्न नहीं हरा सकता। रायू ने मेजर रोल प्ले किया। तब रिसेप्शनिस्ट नैना आती है इक्विपमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए। हग पेपर वर्क हैंडल करने लगता है। नैना इंट्रोड्यूस करती है सेल्फ और बेसिक इंटरव्यू स्टार्ट करती है। वो कहती है तुम 300 दिन तक गिल्ड लॉजिंग में रह सकते हो, उसके बाद अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर डंगर एक्सप्लोरेशन कोर्स के बारे में भी बताती है। रायू कहता है मैं एनरोल करना चाहता हूँ। नैना कहती है कि तुम्हें मीटिंग हॉल में 2 दिन बाद 9 बजे आना है। रायू शॉक हो जाता है, यहाँ क्लॉक्स भी हैं। फिर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। रायू क्रिस्टल डिवाइस पर हाथ रखता है और बायोमेट्रिक स्कैन होते हैं और मेटल प्लेट पर अपलोड हो जाते हैं। ये उसका गिल्ड कार्ड बन जाता है। नैना कॉन्ग्रेचुलेट करती है, अब रायू ऑफिशियली रजिस्टर्ड एडवेंचर बन गया है। थोड़ी देर बाद एबल रायू को टाउन टूर पे ले जाता है। एबल कहता है कपड़े और स्टाफ ले लो पेमेंट के लिए। रायू खुश हो जाता है कपड़े देखकर, पर स्टाफ पर क्यूरियस हो जाता है। एबल कहता है सब मैजिशियंस को स्टाफ चाहिए। रायू रिप्लाई करता है कि मैं मैजिक बिना स्टाफ के भी यूज कर लेता हूँ और स्वॉर्ड क्लॉज कन्वर्ट के लिए है, स्टाफ काम नहीं आएगा। एबल सरप्राइज हो जाता है और भी ज्यादा जब रायू कहता है कि छोटी चोरी उसकी स्वॉर्ड है। रायू कहता है मुझे स्टाफ या कपड़े नहीं चाहिए, बस दुनिया के बेसिक के बारे में नॉलेज चाहिए। वो सीखता है कि आर, डे, वीक, मंथ, अर्थ जैसा है और मैट्रिक सिस्टम यूज होता है। रायू कंक्लूड करता है कि कोई अर्थ से आया होगा और ये सिस्टम चेंज किया होगा, इसलिए सब फैमिलियर लगता है। एबल स्टोर से वापस आता है और कहता है डे का मेन इवेंट अभी बाकी है। वो रायू को हागिन ले जाता है जहाँ गिल्ड फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं एबल की सेफ रिटर्न सेलिब्रेट करने के लिए। वो पूरी रात पार्टी करते हैं। अगली सुबह नैना रायू को गिल्ड लॉजिंग दिखाने के लिए बुलाती है। रायू को एक रूम में ले जाती है जहां ऑलरेडी 2 न्यूबी एडवेंचरर्स रहते हैं। ब्राउन हेयर्ड गाय कहता है आई एम नेल्स और ब्लॉन्ड कहता है आई एम इल्लो। वो रायू को वेलकम करते हैं और नैना चली जाती है। नेल्स नैना के बारे में बात करने लगता है और ईडो कहता है अपनी औकात की बाहर की वुमेन के सपने देखना छोड़ दो। फिर वो लोग रायू से गिल्ड लॉजिंग लाइफ के बारे में चैट करने लगते हैं। अचानक नैना वापस आती है एक नए रजिस्टर्ड एडवेंचर के साथ। वो नर्वसली इंट्रोड्यूस करता है आई एम एमन। थोड़ी देर में ये 4 बॉयज बॉन्ड करने लगते हैं। कुछ दिन बाद रियो और एमन अपना डंजन एक्सप्लोरेशन फॉर डमीज क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि आज दोपहर वो लोग अपनी लाइफ का पहला डंजन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एमन काफी टेंस दिख रहा होता है पर रायो उसे चिल होने के लिए बोलता है क्योंकि अगर अभी से स्ट्रेस लेने लग गया तो डंजन तक पहुंचते पहुंचते थक जाएगा। इंस्ट्रक्टर सबसे पूछता है क्या किसी का कोई सवाल है। तब रियो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम उन फ्लोर्स तक इंस्टेंटली ट्रेवल कर सकें जो हमने पहले क्लियर किए हैं। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक्सपीरियंस एडवेंचरर्स ही पूछते हैं। वो कहता है कि साउथ के कुछ डंजन्स में ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जहां से इंस्टेंट ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन लॉन के डंजन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर सब स्टूडेंट्स को सिटी के बीच में बने डंजन तक ले जाता है। वो बताता है कि ये पूरा सिटी एक्चुअली इस डंजन के आसपास बना था। हर कुछ सालों में डंजन के अंदर मॉन्स्टर का पॉपुलेशन बढ़ जाता है
और कभी कभी तो मॉन्स्टर सरफेस तक भी आ जाते हैं। वो सबको एश्योर करता है कि डंजन के आसपास की वॉल्स लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं और फिलहाल किसी मॉन्स्टर वेव का कोई चांस नहीं है। थोड़ी देर बाद सब लोग डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जो बिना मॉन्स्टर के एक सेफ जोन है। इंस्ट्रक्टर सबको कहता है कि वो लोग फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, बस एंट्रेंस के पास ही रहना है। रियो और एमन टीम बनाते हैं। थोड़ी देर बाद रियो को मॉन्स्टर के आने की वाइब मिलती है। वो एमन से कहता है, मैं इसे रोकता हूँ और तू अटैक करना। एमन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अपनी तलवार निकालता है और अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर एंट उनके सामने आ जाता है। रियो उसे तुरंत पहचान लेता है, ये तो सोल्जर एंट है। वो एमन को कहता है, इसके गले पे वार करना, मैं इसे आइसिकल लेंस से रोकता हूँ। रियो अपना मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को जमीन पे चिपका देता है और एमन एक क्लीन स्लैश से उसका सर अलग कर देता है। एमन अपनी पहली किल पे खुशी से चिल्ला उठता है और रियो उस एंट का मैजिक स्टोन निकालकर ट्रॉफी के जैसे रख लेता है। शाम को दोनों अपने रूममेट्स के साथ डिनर करते हैं। सब उनकी पहली डंजन ट्रिप सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये सुन के काफी इम्प्रेस होते हैं कि उन्होंने सोल्जर एंट तक मार दिया। एमन कहता है कि मैंने तो बस फिनिशिंग ब्लो दिया था, सब काम तो रियो ने किया है। फिर वो कहता है कि वो कल फिर से डंजन जाना चाहता है, लेकिन अकेला थोड़ा डर लगता है। रियो तुरंत कहता है, मैं भी चलता हूँ, मुझे अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। उसे थोड़ा वियर्ड लगता है कि जब इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि फर्स्ट फ्लोर सेफ है, तब भी उन्हें मॉन्स्टर कैसे मिल गया। हीरो बोलता है कि उसने भी सुना है कि कुछ सोल्जर एंड सेकंड्स और फर्स्ट फ्लोर तक आ रहे हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी टाउन का सबसे फेमस एडवेंचरर एबल आता है। वो कहता है वो एंड जमीन खोदकर ऊपर आ जाती हैं। सब उसे देख के शॉक हो जाते हैं। रियो यूजुअली फ्रैंक टोन में उससे बात करता है और एबल हंस के कहता है, इनसे अच्छे से बात करना। रियो को कॉमन सेंस थोड़ा कम है। नील्स तुरंत खड़ा हो जाता है और एबल से मिलता है और कहता है कि आप मेरे आइडल हो, मैं भी आपकी तरह एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। एबल हंसकर कहता है, हार्ड वर्क करो हीरो, लेकिन याद रखना कि जिंदा रहना सबसे जरूरी है। रायू एबल से पूछता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। एबल कहता है कि बस मिशन से अभी अभी वापस आया हूँ। तभी उसकी पार्टी आ जाती है और सब लड़कियां उस पर गुस्सा कर रही होती हैं कि वो गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देने के बजाय इधर आ गया। एबल बोलता है कि बस कुछ बिगनर्स को गाइड कर रहा था। लीन उसके टीममेट वॉरेन को बोलती है कि इसे उठा ले जाओ। वॉरेन एबल को अपनी पीठ पर उठा के ले जाता है और एबल बच्चे की तरह चिल्लाता रहता है। लीन फिर रायू को जेलेसी एक्सप्रेशन के साथ घूरने लगती है। रायू थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और पूछता है कि क्या हुआ। प्रीस्टेस लिया लीन को संभालती है और रायू से माफी मांगती हैं। उनके जाते ही ईडो और नेल्स उन सब पे फैन बॉइंग करने लगते हैं, पर रायू को समझ नहीं आता कि उन्हें उन बफून्स में क्या पसंद आया। दूसरी तरफ रिया लीन से कहती है कि रायू को ऐसा घूरना अच्छा नहीं था। लीन कहती है कि वो बस क्यूरियस थी। एबल हमेशा उसके मैजिक की तारीफ करता है। रिया भी कहती है कि मुझे भी क्यूरियोसिटी है। एबल मुस्कुरा के बोलता है कि तुम दोनों जल्दी ही रायू के असली स्किल्स देख लोगी। नेक्स्ट डे रायू और एमन फिर डंजन जाते हैं। इस बार उनका सामना डॉग मॉन्स्टर से होता है। रायू आइसिकल लेंस से उन्हें रोकता है और एमन अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर को गिराता जाता है। ब्रेक के टाइम रायू कहता है, तेरा स्वॉर्ड स्टाइल मुझे एबल की याद दिलाता है। एमन कहता है कि उसके टीचर का नाम कीरा था, जो कैपिटल के बड़े स्वॉर्ड स्कूल से ट्रेन था। रायू सोचता है शायद एबल भी वहीं ट्रेंड होगा और एमन में उसे स्ट्रॉन्ग बनने का पोटेंशियल दिखता है। एमन कहता है, तू खुद मेज है, फिर भी स्वॉर्ड के बारे में इतना कैसे जानता है। रायू कहता है कि मैं एक मेंटोर के साथ प्रैक्टिस करता था, लेकिन अपना स्टाइल खुद बनाया। वो एमन को बताता है कि तेरा स्टाइल सेफ है, लेकिन थोड़ा एग्जॉस्टिंग है, तुझे स्टेमिना पे काम करना होगा। फिर वो कहता है कि एबल भी रोज सुबह अपनी फॉर्म प्रैक्टिस करता था, सबसे टैलेंटेड लोग भी हार्ड वर्क करते हैं। एमन मोटिवेट हो जाता है और रायू उसके डेडिकेशन पर खुश हो जाता है। अगले दिन रायू लाइब्रेरी जाता है। वो सोचता था कि लाइब्रेरी छोटी होगी, पर लाइब्रेरी उसके इमेजिनेशन से काफी बड़ी निकली। वो लाइब्रेरियन से कहता है कि एल्केमी सेक्शन दिखा दीजिए। लाइब्रेरियन उसे बिगनर्स के बुक्स दिखाती है, पर ऑप्शन इतने ज्यादा होते हैं कि रायू थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है और बाहर ब्रेक लेने निकलता है। तभी पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है, एक टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है। रायू बिना प्रोटेक्शन के उसे सीधा देखने लगता है, बिल्कुल मेरे अंकल की तरह जो अब अंधे हैं। एक सेकंड बाद ही उसे लगता है कि कुछ अजीब हो गया है। आसपास के सारे लोग गायब हैं, हवा तक अलग लग रही है और तभी उसे अपने पीछे से एक अटैक फील होता है। रायू लाइटिंग स्पीड से रिएक्ट करता है और एक मैसिव फायर ब्लास्ट को आइस वॉल से ब्लॉक कर लेता है। वो शॉक में सोचता है कि मुझ पर ये अटैक किसने किया, और तब वो देखता है कि एक बैडेस्ट डीमन मॉमी उसकी तरफ वॉक करते हुए आ रही होती है, बिल्कुल ऐसा जैसे GTA 4 के मिशन से सीधा निकली हो। एक इंसान को अपने एरिया में देखकर वो थोड़ा अम्यूज्ड होती है और कहती है कि चलो थोड़ा मजा लेते हैं इसे हराने में।
रायू समझ जाता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि एक डीमन खड़ी है और उसे तुरंत फील होता है ये शायद इस दुनिया का सबसे पावरफुल क्रीचर है जिसे मैंने कभी देखा है। वो भागना चाहता है लेकिन रियलाइज करता है कि ये जगह कुछ अलग ही है, यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल लगता है। सो रायू डिसाइड करता है कि अगर बच नहीं सकता तो लड़के ही देखते हैं। वो तुरंत डजन्स ऑफ आइस शील्ड समन करता है बिल्कुल टाइम पे जब डीमन मॉमी अपना मैसिव फायर स्टॉर्म छोड़ती है। रायू के शील्ड ब्लास्ट को ब्लॉक कर लेते हैं लेकिन डीमन तुरंत अपना अटैक बदलती है और एक इनविजिबल विंड बुलेट छोड़ती है जो रायू के शील्ड को चीर के निकल जाती है, पर उसका आर्मर उसे रोक लेता है। डीमन शॉक हो जाती है कि एक ह्यूमन का आर्मर मेरी अटैक को ब्लॉक कैसे कर गया, और वो ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि रायू फेरी किंग का रूप पहने हुए है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक पावरफुल मेज है। तो वो डिसाइड करती है कि अब मैजिक से नहीं बल्कि स्वॉर्ड से काट के ही मजा आएगा। रायू भी अपनी आइस स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों की स्वॉर्ड टकराती हैं। रायू डिफेंस स्टैंस लेके उसके स्ट्राइक ब्लॉक करता है, पर डीमन इतनी फास्ट है कि रायू बेरली अपना फेस के आसपास के डेडली अटैक्स डॉज करता है। फिर रायू काउंटर करता है, उसकी तरफ हंड्रेड्स ऑफ आइसिकल छोड़ देता है। डीमन सबको इजीली डॉज कर लेती है बिना ये रियलाइज किए कि सोलर एक्लिप्स अब खत्म होने वाला है। रायू नोटिस करता है कि वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए विंड मैजिक यूज कर रही है, और जब वो फिनिशिंग ब्लो के लिए जंप करती है रायू इजीली ब्लॉक कर लेता है क्योंकि डीमन फास्ट जरूर है पर उसके स्ट्राइक हेडलेस नाइट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो ही नाइट जिससे रियो ने ट्रेनिंग ली थी। डीमन इम्प्रेस होती है और पूछती है कि तुम कौन हो। फेरी किंग का रॉब और उसका स्वॉर्ड भी है तुम्हारे पास। वो एक बड़ा फायरवॉल बनाती है लेकिन रायू एक आइसिकल लैंड से उसे तुरंत कैंसिल कर देता है। अब डीमन फुल गुस्सा हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि इसे जल्दी से खत्म करना होगा। वो रूथलेसली अटैक करती है पर रायू कामली हर अटैक डिफेंड करता रहता है। फिर एक मोमेंट आता है जब डीमन थोड़ा बैलेंस लूज करती है और रायू उसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वो उसके ऊपर एक बैरेज ऑफ आइसिकल लेंस छोड़ देता है। डीमन अपने आसपास एक फायरवॉल क्रिएट कर लेती है और सब अटैक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लेकिन रायू रुकता नहीं। वो अपना पैटर्न चेंज करता है और हाई प्रेशर वाटर जेट से उसके रॉक वॉल को काट देता है। डीमन शॉक हो जाती है जब उसकी बॉडी पे वाउंड्स अपीयर होते हैं, लेकिन रायू को नहीं पता होता क्योंकि स्मोक ने सब कुछ कवर कर लिया होता है। वो सोचता है अब खत्म करते हैं और अटैक करने जंप करता है, लेकिन डीमन भी सीधा उसकी तरफ आती है। दोनों मिड एयर क्लैश करते हैं। रायू नोटिस करता है कि डीमन के वाउंड सुपर फास्ट हील हो रहे हैं। उसे एक सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में वो उससे एक बिल्डिंग में क्रैश कर देती है। जैसे ही वो फिनिशिंग अटैक करने वाली होती है रायू नोटिस करता है आसमान से पानी की बूंदें गिर रही हैं। डीमन कंफ्यूज होती है कि बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही एक ड्रॉप उसके फेस पे गिरती है वो सड़क जैसी स्क्रीम करती है। पानी उबल रहा होता है। वो तुरंत अपने आसपास एक रॉक शेल बना लेती है और बॉइलिंग रेन के खत्म होने का वेट करती है। इस बीच रायू अपना सांस संभालता है। फिर डीमन पूरी ताकत से फ्लेम मैजिक अनलीश करती है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। वो रायू की तरफ एकदम टेरिफाइंग ऑरा के साथ बढ़ती है, लेकिन अब एक्लिप्स खत्म होने वाला होता है और जैसे ही सनलाइट उसकी स्वॉर्ड को टच करती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डीमन कहती है लगता है इस बार हमारा फाइट अधूरा रह गया। रायू कहता है तो अब बस भाग जाओ यहाँ से। डीमन उसके एटीट्यूड पे हंसती है और कहती है मेरा नाम लियोनर है और तुम्हारा क्या है। रायू कैजुअली जवाब देता है कि रायू, और साफ बोल देता है मुझे तुम जैसे डीमन के बारे में और कुछ नहीं जानना। लियोनर सरप्राइज होती है तुम्हें डीमंस के बारे में भी पता है। वो सोचती है कि मुझे इसे किल कर देना चाहिए था मजा लेने के बजाय। फिर वो कहती है अगली बार जब मिलेंगे मैं और ज्यादा पावरफुल होंगी, तब खुद खत्म करूंगी तुम्हें, तब तक किसी और डीमन से मत मरना। रायू शॉक हो जाता है और जैसे ही वो वेनिश होती है एक्लिफ खत्म हो जाता है। रायू थोड़ा वियर्ड फील करता है और डिसाइड करता है कि बुक्स खरीदता हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वो बैंक जाता है और अपना पैसा विड्रॉ करता है जो उसने वाइवर्न्स के मैजिक स्टोन बेच के कमाया था, और फिर डॉन जाता है अपनी दोस्तों से मिलने। वो देखता है कि उसके दोस्त रूम में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके दोस्त एडवेंचर्स के ग्रुप से पिट रहे होते हैं। नील्स चिल्लाता है तुम लोग इंजर्ड लोगों पे अटैक कर रहे हो, तुम लोग कावर्ड हो। पर बुली का लीडर डैन कहता है तो मॉन्स्टर भी कावर्ड होंगे जब डंजन में तुम्हें मार देंगे। इतना बोलते ही उसके सारे लेकिस पीछे से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। रायू ने अटैक कर चुका होता है। वो डैन से कहता है जो बात बोली अपने लिए भी सुन लेना। फिर पूछता है अब भागता है या फाइट करेगा। डैन गुस्से में रायू पे पंच मारने आता है, पर रायू साइड स्टेप करके उसे पेट पे स्वॉर्ड के हैंडल से मार देता है। डैन का पेट इतना दर्द करता है कि उसका ब्रेकफास्ट बाहर आ जाता है। रायू फिर अपने फ्रेंड्स को हील करता है और कहता है तुम दोनों को स्टेमिना बढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसे हर बार कोई ना कोई तुम्हें धोखा दे देगा। और फिर बोलता है कि चलो फिर रिलैक्स करते हैं और रिकवर होते हैं। वो सब पब्लिक बात पे जाते हैं जहाँ प्रीस्ट रायू के वाउंड हील करता है।
वो वाउंड जो उसे विंड ब्लड से लगा था। सब क्यूरियस होते हैं आखिर रायू को किसने इंजर किया। रायू बस मुस्कुराता है और सोचता है फिलहाल रिलैक्स करते हैं, डीमन की स्टोरी बाद में सुनाएंगे। उसके बाद एमन, मिल्स और ईडो एक टीम के रूप में डंजन जाने लगते हैं। जब नील, मिल्स और एमन गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं तब ईडो उनके पीछे खड़ा रहता है उन्हें असिस्ट करने, और जब वो चोट खा लेते हैं तो हील करने के लिए। मिल्स गॉब्लिन के मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करता है जबकि ईडो एमन को हील करते हुए उससे बात करता है कि कितना डेंजरस था उनका गॉब्लिन से टकराना। मिल्स कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना बहुत रिस्की होगा। ईडो भी एग्री करता है क्योंकि उन्हें चौथी फ्लोर पर गॉब्लिन आकर नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन एमन कहता है कि वो कुछ और मॉन्स्टर हंट करना चाहता है और थोड़ा और पैसा कमाना चाहता है। पर नील्स को एबल की बात याद आती है, कभी भी अपनी जान छोटी चीजों के लिए रिस्क मत लेना। आखिर में वो सब सरफेस पर आ जाते हैं और यही उनका दिन बच जाता है क्योंकि बस कुछ फ्लोर्स नीचे ही एक एडवेंचर ग्रुप एक बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों मर चुका होता है। सरफेस पर रायो सोचता है कि लियोनर का मैजिक सच में अलग लेवल का था, लेकिन कास्टिंग स्पीड में वो उसके बराबर था। अब वो डिसाइड करता है कि अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाए और वीकनेस मिटाए। उसे याद आता है कि कल वो लियोनर की मूवमेंट स्पीड से पीछे रह गया था। वो थोड़ा जेलस फील करता है उसके विंड मैजिक से, लेकिन क्योंकि वो खुद विंड मैजिक नहीं कर सकता, वो डिसाइड करता है कि जेलसी छोड़ो, अपनी टेक्निक खुद बनाता हूँ। उसे आइडिया आता है कि अगर मैं पानी के जेट का यूज करूं तो मैं खुद को प्रोपेल कर सकता हूं। अंडर वाटर उसने पहले ट्राई किया है पर सरफेस पर चलेगा या नहीं उसे नहीं पता। सबसे पहले वो अपने सामने एक आईसी प्लेटफॉर्म बनाता है, फिर अपनी बैक के हर पॉइंट पर छोटे छोटे पानी के जेट से प्रेशर बनाता है ताकि वो आगे बढ़े, लेकिन वो बस उतनी ही स्पीड से चलता है जितनी स्पीड से कोई बूढ़ी माँ ट्रैफिक क्रॉस करती है। रायू रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं होता, लेकिन कहता है चलो वर्क इन प्रोग्रेस ही सही, जैसे मेरी मेंटल हेल्थ। उसके बाद वो लाइब्रेरी चला जाता है डीमंस और एल्केमी के बारे में सीखने। वहीं दूसरी साइड पर एवल की पार्टी की विजार्ड लीन भी लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। वो एक ऐसा रिकॉर्ड ढूंढ रही होती है जिसमें कोई ऐसी स्पेल लिखी हो जो आइस वॉल को इतना थिक बना सके कि गोलम को क्रश कर दे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि रायू एक फ्रॉड है जिसने एवल को फूल किया है। उसके हिसाब से इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेल सिर्फ कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल विजार्ड ही यूज कर सकता है। जैसे ही वो बुक शेल्फ पर रखती है उसे एक एल्फ लड़की दिखती है, सारा। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और थोड़ा कैजुअल बात करते हैं। फिर सारा को याद आता है कि उसे अपने ग्रुप के पास वापस जाना है। दूसरी तरफ एमन और उसके फ्रेंड गिल वापस पहुंचते हैं और नील्स रिसेप्शनिस्ट नेना को देखते ही घबरा जाता है। ईडो उसे थप्पड़ मार के सीधा करता है और नेना को बताता है कि उन्हें 5th फ्लोर पर गॉब्लिन आकर मिले थे, जो कि कभी होता ही नहीं, और इसीलिए वो रिपोर्ट देने वापस आए हैं। नेना मैजिक स्टोन्स कंफर्म करती है और गिल्ड मास्टर को बताने दौड़ जाती है। हाँ, गिल्ड मास्टर ये सुन के बिल्कुल खुश नहीं होता। उसके हिसाब से गॉब्लिन 5th फ्लोर पर नहीं बल्कि 10th फ्लोर के नीचे मिलने चाहिए थे। उसे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो तुरंत कहता है कि सब बी रैंक और उसके ऊपर के एडवेंचर पार्टीज को बुलाओ। नीना कहती है कि अभी सिटी में सिर्फ 2 ही हाई रैंक पार्टीज हैं, एबल की क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड। जल्दी ही एबल और उसकी पार्टी हक के ऑफिस पहुंचती है। एबल खुश नहीं होता सुनकर कि उसे व्हाइट ब्रिगेड के लीडर के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। पार्टी के गर्ल्स कहती हैं थोड़ा चिल कर, इतना ड्रामा मत कर। एबल शांत होता है और ऑफिस के अंदर आ जाता है। व्हाइट ब्रिगेड का लीडर फेब्स ऑलरेडी वहाँ होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड हो जाते हैं। हाग उन्हें समझाता है कि गॉब्लिन्स 5th फ्लोर पर मिले हैं और ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह कंफर्म है। वो कहता है कि दोनों पार्टीज क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड डंजन में जाकर इन्वेस्टिगेट करें कि क्या मॉन्स्टर आउटब्रेक होने वाला है। हाग याद दिलाता है कि पिछला आउटब्रेक 10 साल पहले हुआ था और हो सकता है कि अब फिर से हो। वो कहता है कि उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स एडवांस और 200 गोल्ड कॉइन मिशन कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। एबल पूछता है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है ना? हग हाँ कहता है। फिर फेब्स पूछता है अगर आउटब्रेक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो तो? गिल्ड मास्टर कहता है फिर तुरंत सरफेस पर लौट आना, हम डंजन के आसपास के वॉल सील कर देंगे और नाइट्स की हेल्प लेंगे। उसने लॉर्ड और नाइट्स हेडक्वार्टर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है क्योंकि अगर ये आउटब्रेक है तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों पार्टी मिशन एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगले दिन सुबह रायू रेडी होता है नदर लाइब्रेरी जाने के लिए। जब उसके रूममेट्स उठते हैं वो कहता है कि वो अल्केमी के एडवांस टॉपिक पर स्टडी करने जा रहा है और सुना है कि नदर लाइब्रेरी में उनके ऊपर बुक्स मिलती हैं। ईडो कहता है सही सुना, डी रैंक और उसके ऊपर के एडवेंचर्स को वहाँ एंट्री मिलती है। एमन ऐड करता है कि मैंने सुना है वहाँ कुछ फॉरबिडन बुक्स भी रखी हैं। रायू ये सुनकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ईडो कहता है फॉरबिडन बुक्स पढ़ने के लिए बी रैंक एडवेंचरर बनना पड़ता है। बॉयज उसे विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक नॉलेज के टेस्ट के लिए और फिर खुद डंजन के नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं। रायू नदर लाइब्रेरी पहुंचता है और उसे उस जगह की वाइब्स बहुत पसंद आती हैं।
रायू लाइब्रेरी के अंदर जाके वो बुक्स ढूंढने लगता है जो उसे चाहिए। उसके दिमाग में आता है, अगर मैं किसी से डीमंस के बुक के बारे में पूछ लूं तो लोग मुझे साइको समझेंगे। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स चढ़ता है, उसकी नजर एक एल्फ लड़की सारा पर पड़ती है और उस मोमेंट में ही वो लिटरली उसे देखते ही फिदा हो जाता है। दूसरी तरफ हग और दोनों हाई रैंक पार्टीज डंजन के गेट तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गेट खोलने जा रहे होते हैं, एबल अपनी इंस्टिंक्ट से फील करता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत हग को रोकता है और लीन से कहता है, अपनी विंड मैजिक से पहले फ्लोर स्कैन करो, देखते हैं कोई मॉन्स्टर है क्या। लीन अपनी मैजिक से स्कैन करती है और शॉक होने वाली खबर देती है। 100 ऑफ मॉन्स्टर उनके बिल्कुल सामने गेट के पीछे वेट कर रहे होते हैं। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि ये तो प्रूव है कि मॉन्स्टर आउटब्रेक ऑफिशियली शुरू हो चुका है। हक चिल्लाता है, सब वापस जाओ, नाइट और गिल्ड को इन्फॉर्म करो अभी। गिल्ड के अंदर मिल्स और उसके दोस्तों को एक नोटिस दिखता है, डंजन क्लोज्ड। उन्हें लगता है कि ये गॉब्लिन आर्कर की वजह से हुआ है। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और चिल्लाता है, मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो गया है। सब एडवेंचरर्स तुरंत डंजन के आसपास के वॉल्स पर जाके डिफेंस लो। इधर रायू और सारा एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी सारा मुस्कुराते हुए कहती है, फिर मिल गए हम। दोनों एक दूसरे से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस होते हैं। सारा पूछती है, तुम कुछ स्पेशल ढूंढ रहे हो क्या। रायू ऑलमोस्ट बोल देता है डीमंस के बारे में, लेकिन तुरंत कवर करता है, नहीं एक्चुअली मैं अल्केमी सीखना चाहता हूँ, गोलेम्स बनाना मेरा गोल है। सारा थोड़ा इम्प्रेस होती है क्योंकि गोलेम्स बनाना आसान काम नहीं, लेकिन वो कहती है, उन पे डायरेक्ट कोई बुक नहीं है, पर तुम मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ कौन सी बुक्स तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि वो लाइब्रेरी की हर शेल्फ और हर सेक्शन को जानती है। दोनों बात करते हुए चलने लगते हैं बुक्स, एडवेंचरिंग और एक्सपीरियंस के बारे में। सारा बताती है कि वो एक बी रैंक एडवेंचरर है और उसकी पार्टी का नाम है विंड, लेकिन वो उस पार्टी की एक ही मेंबर है। रायू कहता है, मैंने सुना था कि इस सिटी में सिर्फ एक ही एल्फ है। सारा मुस्कुरा के कहती है, हाँ, एल्फ्स यूजुअली ह्यूमन से दूर रहते हैं, पर मैं थोड़ी अलग हूँ। इधर डंजन के पास सारे एडवेंचरर्स वॉल पर पहुंच जाते हैं और फिर मॉन्स्टर हैवी गेट तोड़कर बाहर निकल आते हैं। हक चिल्लाता है, सब लोग मैजिक और एरोस से अटैक करो। एक जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है गॉब्लिन आर्मी के साथ। थोड़ी देर में नाइट भी आ जाते हैं और सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में लगती है, लेकिन हक के अंदर एक अनईजी फीलिंग होती है। इस बार मॉन्स्टर पिछले आउटब्रेक से कई ज्यादा है। इस बीच एबल की पार्टी के एरोस खत्म हो जाते हैं। तभी नील्स दौड़ते हुए आता है एक पूरा बैरल एरोस का लेकर और कहता है कि हक ने मैसेज भेजा है, तुम्हारी पार्टीज को बॉस मॉन्स्टर को मारना है। वेव खत्म होती है और ज्यादातर गॉब्लिन मार दिए जाते हैं। अब हक कमांड देता है, एबल और फेल्स अपनी पार्टी लेकर आगे बढ़ो। दोनों वॉल्स से जंप करते हैं। लीन विंड मैजिक से उनका लैंडिंग सॉफ्ट कर देती है। फिर सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। बचे कुछ गॉब्लिन्स को खत्म करते हुए गेट तक पहुंचते हैं। वहां वो बॉस मॉन्स्टर्स का वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद गेट से गॉब्लिन जनरल निकलता है। सब सोच लेते हैं बस इसे मार दिया तो सब खत्म, लेकिन तुरंत उसके पीछे से 2 और गॉब्लिन जनरल्स आ जाते हैं। एबल तुरंत समझ जाता है ये तो गॉब्लिन किंग है। वो कहता है किंग के आने से पहले जनरल्स को खत्म करना होगा, वरना ये और स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लान बनाता है, मैं और फिल्म्स एक एक जनरल लेंगे और लीन और लिया तीसरे वाले को। लड़ाई शुरू होती है। एबल अपने अपोनेंट के दोनों हाथ काट देता है। तभी वो डंजन के एंट्रेंस पर कुछ महसूस करता है और चिल्लाता है, सब लोग नीचे झुक जाओ। अगले ही सेकंड डंजन के अंदर से एक मैसिव विंड स्लैश निकलता है जो सभी गॉब्लिन जनरल्स को एक ही ब्लो में उड़ा देता है। सब लोग शॉक में हैं, ये गॉब्लिन किंग है इतना पावरफुल। एबल और फेल्स समझ जाते हैं कि अब उन्हें ही लड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन उनके वेपन उसके आर्मर को पियर्स ही नहीं कर पाते। फिर अचानक एबल घोस्ट मोड यूज करता है। अपनी स्किल से अपनी बॉडी को ऐसे कर देता है जैसे वो हवा बन गया हो और किंग के अटैक से बच के उसके पास पहुंचता है। वो अपनी कॉम्बैट स्किल से किंग के हार्ट को पियर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। गॉब्लिन किंग काउंटर अटैक करने ही वाला होता है। तब एबल चिल्लाता है, लीन अभी, और फिर वैनिश हो जाता है। लीन के विंड स्पीयर उसके थ्रू जाके गॉब्लिन किंग को हिट करते हैं और फाइनली वो गिर जाता है। सब लोग सांस लेते हैं, सोचते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता अंदर डंजन की गहराइयों में अभी असली खतरा बाकी है। लेटर उसी दिन जब रायू वापस गिल्ड आता है तो वो देखता है कि सब लोग अनयूजुअली एक्साइटेड हैं, जबकि हक पेपर वर्क के माउंटेन के नीचे दबा हुआ बैठा है। बेचारा अपने ऑफिस में सल कर रहा होता है क्योंकि उसे लोकल लॉर्ड और नाइट कमांडर को मॉन्स्टर आउटब्रेक के बारे में अपडेट देना होता है। फिर बैटल में शामिल सब एडवेंचरर्स को पेमेंट करनी होती है। ऊपर से उसे उनके परफॉर्मेंस असेस करने हैं, रॉयल कैपिटल को इनवॉइसेस भेजने हैं ताकि कुछ फंड मिल सके, और डैमेज फैसिलिटीज की रिपेयर भी प्लान करनी है, वो भी अपनी नॉर्मल ड्यूटी के साथ साथ। एक छोटी सी रिलीव ये है कि डंजन पूरे 1 महीने के लिए बंद रहने वाला है।
तो उस तरफ का टेंशन नहीं है, लेकिन हक जानता है कि इससे नए प्रॉब्लम जरूर खड़े होंगे। तभी रायू को अपने दोस्तों से पता चलता है कि डंजन में मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था, लेकिन टॉप 2 पार्टीज ने सब हैंडल कर लिया, इसीलिए सबका मूड इतना फेस्टिव है। और रायू सोचता है कि ये रीजन तो सच में बढ़िया है। मिल्स एक्साइटेड होकर एबल के स्किल्स की तारीफ करता है और बताता है कि उसने गॉब्लिन किंग से कैसे फाइट की। ईडो कहता है कि लीन ने फिनिशिंग ब्लो दिया था बुलेट रेन से, जो सबसे पावरफुल ब्रेन मैजिक है। एमन बोलता है कि एबल ने बिना मूव लिए लीन का अटैक डॉज कर लिया और सोचता है ये कैसे पॉसिबल हुआ। तभी एबल खुद वहां आ जाता है और कहता है कि उसने परफेक्ट शेडो नाम का स्वॉर्ड स्किल यूज किया था, जो उसे हर रेंज अटैक से बचने देता है। मिल्स और सब लोग एबल को देख के फैन बॉइंग स्टार्ट कर देते हैं और एबल भी उनकी मदद के लिए उन्हें प्रेज करता है। इसी बीच रायू परफेक्ट शैडो के बारे में सोचता रहता है और कहता है कि जिन्होंने ये स्किल का नाम सोचा वो जीनियस होंगे। तभी लीन और लिया वहां आ जाते हैं एबल को ढूंढते हुए और कहते हैं कि उन्हें पता था वो रायू के साथ होगा। रायू उनके स्वीट वर्ड्स के पीछे थोड़ी हॉस्टिलिटी फील करता है, लेकिन तभी लीन पूछती है क्या तुम सच में आइस की वॉल बना सकते हो। रायू कंफर्म करता है और कहता है कि उसकी लिमिट 40 मीटर एच के क्यूब तक है। लीन अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाती। रायू बताता है कि सीखना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह मास्टर कर लिया। लीन पूछती है कि क्या ये एक ओरिजिनल स्पेल है, लेकिन रायू को तो ये भी नहीं पता होता इसका मतलब क्या है। लीन समझाती है कि ज्यादातर स्पेल्स इंकेंटेशन बोलकर कास्ट किए जाते हैं, लेकिन रायू कैजुअली कहता है कि इंकेंटेशन सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस होती हैं। लीन को उसकी बात समझ ही नहीं आती और जब वो और पूछने जा रही होती है तब नील्स चिल्लाता है कि रायू खाना ठंडा हो रहा है और रायू तुरंत फूड काउंटर की तरफ भाग जाता है। लीन हैरान होती है और एबल हंसकर कहता है रायू सोचता है इंकेंटेशन सिर्फ कूल लगने के लिए यूज की जाती हैं और वो बिना इंकेंटेशन के मैजिक कर सकता है। ये सुनकर लीन शॉक हो जाती है। उसके लिए ये सबसे अजीब बात थी जो उसने कभी सुनी। थोड़े दिन बाद गिल में जॉब्स बहुत कम हो जाती हैं। नीस और उसके दोस्तों का ग्रुप नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा रहता है, लेकिन सारे जॉब्स पहले ही ग्रैब हो चुके होते हैं। तभी रायू वहां आता है और उनसे पूछता है क्या चल रहा है। उसे पता चलता है कि डंजन टेम्पररी बंद होने के बाद से जॉब मार्केट डाउन चल रहा है। बॉयज उससे पूछते हैं क्या वो भी कोई केस के लिए आया है, तो रायू बताता है कि उसे अपने अल्केमी एक्सपेरिमेंट के लिए मैजिक कॉपर और चाहिए। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि मैजिक और बहुत महंगा होता है, लेकिन सब जानते हैं कि रायू तो फिल्दी रिच है, उसके लिए पैसे कोई इशू नहीं। दूसरी तरफ वो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं। रायू डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों की मदद करेगा और कहता है कि वो उन्हें हायर करेगा मैजिक कॉपर और माइन करने के लिए। मिल्स बताता है कि सिटी के पास एक अबंडेंट माइन है और रायू ये सुनकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि वो हर एक को 4 गोल्ड कॉइन्स देगा सिर्फ जॉब लेने के लिए और हर एक कॉपर और के लिए 25 गोल्ड कॉइन्स पे करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, सब लोग सेफ लौट कर आए। बॉयज ये सुनकर शौक और खुशी दोनों फील करते हैं। उन्हें लगता है कि इतना पैसा तो वो 1 साल में भी नहीं कमा पाते। वो पूछते हैं क्या वो सच में इतना पे करेगा, तो रायू कहता है कि मार्केट रेट से तो ये अभी भी सस्ता है। सब खुशी खुशी जॉब के लिए निकल जाते हैं और रायू अपने कमरे में वापस आता है। तभी उसे रोड से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि कुछ नाइट्स एक औरत को जबरदस्ती ले जा रहे हैं और एक एडवेंचरर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। नाइट्स और एडवेंचर के बीच तकरार बढ़ जाती है। जब नाइट उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने जा रहा होता है, वो अचानक स्लिप करके गिर जाता है। वहाँ कुछ भी नहीं था जहाँ से वो फिसला हो। नाइट गुस्से में पूछता है तूने क्या किया, और एडवेंचर कहता है जॉन सीना ने गिराया होगा। ये सुनकर नाइट और गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उठता है फिर से गिर जाता है। तभी फेल्स वहां आता है और नाइट्स को कहता है कि अगर सजा नहीं चाहते तो पीछे हट जाओ। नाइट्स कहते हैं कैसे डेयर एक एडवेंचर हमसे ऐसे बात करने की। तब फेल्स कहता है मैं सिर्फ एडवेंचर नहीं हूँ, मैं हीनलाइन फैमिली का नोबल भी हूँ। ये सुनकर एक नाइट्स पहचानता है कि वो वही फैमिली है जहाँ से रॉयल नाइट्स के प्रीवियस कमांडर थे। फेल्स प्राउडली कहता है हाँ वो मेरे फादर थे। फिर वो उन्हें समझाता है कि नाइट्स की रेपुटेशन को बदनाम मत करो और सब नाइट्स तुरंत भाग जाते हैं। फेल्स उस एडवेंचर की ब्रेवरी की तारीफ करता है और कहता है कि वो उस औरत को सेफली उसके दोस्तों के पास ले जाए। जैसे ही वो चला जाता है, फेल्स रायू की विंडो की तरफ देखता है और रायू उसे ग्रीट करता है। फेल्स अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं व्हाइट ब्रिगेड का लीडर हूँ, और कहता है उसने रायू के मैजिक के बारे में सुना है। रायू थोड़ा पैनिक होता है, सोचता है कि फेल्स ने उसे मैजिक यूज करते देख लिया होगा, लेकिन फेल्स कहता है कि वो तो सिर्फ एवल से सुना था। तभी उसका सेक्रेटरी वहां आकर उसे बुला लेता है और रायू फील करता है कि दोनों बहुत पावरफुल हैं। बाद में रायू अकेला डिनर कर रहा होता है, तब एवल उसके साथ बैठ जाता है। वो कहता है रायू तुम्हें अकेला देखना अब काफी रेयर है, और रायू भी मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारे लिए भी। एवल फिर कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट है और शायद रायू उसकी हेल्प कर सकता है।
और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने आप को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पाते हैं। वहाँ एबल रिवील करता है कि नाइट्स का कैप्टन उसका दोस्त है और उसने एबल से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन ट्रबलसम नाइट्स को वापस ले आए जो मजे करने के लिए भाग गए हैं। रायू को अब समझ आ जाता है, पर अचानक ही वो कुछ शेडी मास्क्ड एडवेंचर्स को नोटिस करता है। वो एबल का ध्यान उनकी तरफ दिलाता है और कहता है कि उसने उन्हें कभी नहीं देखा, वेलकम पार्टी में भी नहीं। एबल कहता है कि डंजन की वजह से उनके यहाँ बहुत सारे ट्रैवलिंग एडवेंचर्स आते हैं, पर रायू रिमार्क करता है कि डंजन तो अभी क्लोज्ड है। वो एडवेंचर्स भी उनको नोटिस कर लेते हैं और तुरंत उन्हें एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। रायू और एबल बिलिंगली उनके पीछे चलते हैं, पर जैसे ही ठग्स उन्हें एम्बुश करने की कोशिश करते हैं, रायू उन्हें हैवी आइस स्टोन से तुरंत बेहोश कर देता है। एबल फिर एक एल्कमनी टूल उठाता है जो वो लोग गिरा गए थे और रायू से चाहता है, पर एबल कहता है कि ये ऑब्वियस है। वो फिर ठग्स को बांध देता है और पता लगता है कि वो किसी और कंट्री के सी रैंक एडवेंचर्स हैं। एबल डिसाइड करता है कि वो सिटी गार्ड्स को उनके बारे में बताएगा और फिर अपना मिशन कंटिन्यू करेगा उन ट्रबलसम नाइट्स को ढूंढने का, बिना ये जाने कि वो लोग फेल्प्स से बदला लेने के लिए उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, वो हिल भी नहीं पाते क्योंकि सेक्रेटरी पहले ही उन्हें पॉइजन नीडल से पैरालाइज कर चुकी होती है। फिर वो एक फायर स्पेल कास्ट करती है, नाइट्स को इतना जला देती है कि उनकी राख तक नहीं रहती। अगले दिन कैपिटल से एक रिसर्च टीम डंजन को स्टडी करने आती है मॉन्स्टर आउटब्रेक के बाद, और हक तुरंत उनके लीडर क्लिफ से झगड़ा शुरू कर देता है उनकी बेकार डिमांड्स की वजह से। क्लिफ चाहता है कि लॉन सिटी पूरा खाना और सप्लाईज उनकी पूरी टीम को दे, जबकि सिटी खुद शॉर्टेज झेल रही है, और वो डंजन को रिसर्च के लिए खोलना भी चाहता है। हक उससे कहता है कि आउटब्रेक के तुरंत बाद डंजन खोलना स्टुपिडिटी है, पर क्लिफ बोलता है कि उसके पास न्यू मिनिस्टर ऑफ डंजन एक्सप्लोरेशन की फुल अथॉरिटी है। दोनों एक डेडलॉक में फंस जाते हैं और डिबेट खत्म होती नहीं लगती, इसलिए वो इंटेलिजेंट ओल्ड में इंटरवीन करने का डिसाइड करता है। वो पहले हक से कहता है कि फूड इशू नेक्स्ट टाइम हैंडल करेंगे, इस बार सिटी उन्हें एडजस्ट करेगी। डंजन खोलने की बात पर क्लिफ कहता है हक के पास कोई चॉइस नहीं, पर ओल्ड मेज अपनी एक कंडीशन लगाता है। वो कहता है कि अगर डंजन खोलने से सिटी या उसके लोगों को नुकसान होता है तो जिम्मेदारी मिनिस्ट्री की होगी। क्लिफ ये डिमांड सुन के फ्यूरियस हो जाता है, पर हक क्लियर कर देता है कि जब तक वो एग्री नहीं करता डंजन गेट नहीं खोलेगा। ओल्ड मेज क्लिफ को कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करता है और कहता है कि इस मिशन के लिए स्किल एडवेंचर्स को गार्ड के रूप में हायर किया जाएगा। दूसरी तरफ रायू उस इन में जाता है जहां एबल और उसकी पार्टी रुकती है, देखने के लिए कि क्या वहां पर गिल्ड लॉजिंग से बेटर फूड मिलता है। पर जैसे ही वो एंटर करने वाला होता है, एक लड़की भागकर बाहर आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे एडवेंचर गिल्ड ले चले क्योंकि उसके पास अर्जेंट मैसेज है। रायू काफी हंग्री होता है, पर फिर भी वो लड़की की हेल्प करता है, जो जाके वो लेटर एबल को दे देती है। वो लेटर रॉयल कैपिटल से उसके टीचर ने भेजा होता है, जिसमें एबल से कहा गया होता है कि वो रिसर्च पार्टी को हेल्प करे जो डंजन एक्सप्लोरेशन करने जा रही है। एबल श्योर नहीं होता क्योंकि बहुत साल पहले एक पावरफुल हाई रैंक पार्टी भी आउटब्रेक के बाद डंजन गई थी और वो कभी वापस नहीं आई। रायू उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देना चाहिए, और फिर वो लंच करने के लिए वापस इनकी तरफ चला जाता है। तभी लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। नेटली एक नॉविस मेज रेप्यूटेड वाटर मैजिक यूजर के परिवार से। लिन तुरंत पूछती है क्या उसने कभी कोई ऐसा स्पेल सुना है जो हवा में ऊपर आइस वॉल बनाए। नेटली कहती है नहीं, क्योंकि वो अभी मैजिक सीखना ही स्टार्ट कर रही है। नेटली पूछती है क्या कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे स्पेल कास्ट कर सकता है, और वो लोग उसे बताते हैं कि जो लड़का उसे यहाँ लाया वो कर सकता है। वो ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और एबल फिर से रायू के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपनी पार्टी को ऑर्डर देता है कि किसी भी हालात में कभी रायू से फाइट नहीं करनी, क्योंकि सब मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। वो नेटली को भी बोलता है कि अगर उसे हेल्प चाहिए और वो लोग ना मिले तो सीधा रायू के पास चली जाए। अगले दिन रिसर्च टीम डंजन में एंटर होने की तैयारी करती है और आखिर में एबल गार्ड बनने का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो ओल्ड मेज को पहले से जानता है और वो दोनों मैना डिटेक्टर टूल के बारे में बात करते हैं, जो डंजन से मैना सिग्नल बाहर एनालाइज टीम तक भेज सकता है। 3 दिन बीत जाते हैं और रिसर्च टीम डंजन के 7th फ्लोर तक पहुंच जाती है, पर उन्हें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। लेकिन क्लेव और उसकी रॉयल एकेडमी टीम किसी चीज को बहुत जल्दी से ढूंढने के लिए डेस्परेट लगती है, और एबल डिसाइड करता है कि वो ऐसे पॉम्पस लोगों से पंगा नहीं लेगा। उसी वक्त डंजन के बाहर लोअर रैंक एडवेंचर्स को अपडेट मिल रहे होते हैं कि डंजन में क्या हो रहा है और कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। जब डंजन अभी भी उनके लिए ऑफ लिमिट्स होता है, रायू के दिमाग में एक सवाल होता है और वो हक से पूछता है कि आउटब्रेक के मॉन्स्टर ने कौन से कलर के मैजिक स्टोन्स ड्रॉप किए थे। हक कहता है ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सभी गॉब्लिन्स ने येलो मैजिक स्टोन्स ड्रॉप किए, जबकि वो नॉर्मली ग्रीन होते हैं। तभी डंजन के अंदर क्लेव और उसकी टीम एक सस्पिशियस गेट देखते हैं, जिससे अजीब एनर्जी रीडिंग आ रही होती है। वो सोचते हैं कि ये शायद किसी दूर जगह का पोर्टल है, इसलिए वो अपना सारा इक्विपमेंट उसके आसपास सेट कर देते हैं। पर जैसे ही वो गेट को टच करने की कोशिश करते हैं, सब लोग अचानक गायब हो जाते हैं, और नेटली जो रीडिंग्स ले रही होती है शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सब लोग गायब होते हैं रीडिंग्स भी तुरंत बंद हो
जाती हैं। लकीली सब लोग एक ही लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो गए हैं और एबल अपनी टीम की सेफ्टी कंफर्म करके सीनियर मेज से मिलता है। क्लिफ दूसरी तरफ अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो इस अजीब ग्रासलैंड की जांच शुरू करें, पर वो उन्हें वार्न करता है कि केयरफुल रहें क्योंकि पता नहीं यहाँ किस टाइप के डेंजर्स छुपे हुए होंगे। उसका राइट हैंड मैन वहीं आ जाता है और पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्लिफ को कोई आइडिया नहीं है, पर कम से कम उसकी थ्योरी के मॉन्स्टर डंजन के 38 फ्लोर से आए थे गलत साबित हो गई। अब उसे समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर इस अजीब जगह से आए थे जो गेट के आगे थी। वो सोचता है कि ये एक बड़ी डिस्कवरी है और इससे वो जल्दी ही मिनिस्टर के पोजीशन तक पहुंच जाएगा। जब वो खुद से खुश होकर मुस्कुरा रहा होता है, एक रिसर्चर दूर हॉरिजॉन पर कुछ फिगर्स देखता है जो क्रीपी पोकेमॉन्स जैसे लग रही होती हैं। दूसरी तरफ नेटली और डेटा कलेक्शन टीम लॉस सिग्नल को लेकर परेशान है। अचानक सिग्नल वापस आता है और बताता है कि एक्सप्लोरेशन टीम 40 फ्लोर पर है, पर तुरंत फिर से वैनिश हो जाता है। तभी क्रिस्टोफर नाम का एक आदमी वहाँ आता है और खुद को मैजिक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वो एकेडमी के रिसर्चर से पूछता है कि उन्होंने क्या फाइंड किया और कहता है कि जितना हो सके शेयर करें, चाहे उनकी ऑर्गेनाइजेशन राइवल्स ही क्यों ना हो। वो कहता है कि कुछ मिनट पहले डंजन में एंटर करने वाले लोग वैनिश हो गए और अगर उन्होंने जल्दी समझा नहीं कि क्या हो रहा है तो शायद बहुत देर हो जाएगी। रिसर्चर शॉक हो जाते हैं और क्रिस्टोफर एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ एडवेंचर्स को डंजन में भेजा था, पर जैसे ही वो उनके पीछे स्टेयरकेस में एंटर करने वाला था सब लोग अचानक वैनिश हो गए। रिसर्चर ये सुनकर और शॉक होते हैं और उनका लीडर वेरीफाई करता है कि उनकी टीम भी कुछ मिनट्स पहले वैनिश हुई थी और फिर उनका सिग्नल थोड़ी देर के लिए आया था। वो लोग 40th फ्लोर पर थे। क्रिस्टोफर ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि अब तक कोई भी इस डंजन के 38 फ्लोर से आगे नहीं गया और वो जानता है कि बी रैंक पार्टीज भी 30 फ्लोर के आगे स्ट्रगल करती हैं। रिसर्चर उसे एबल की पार्टी के बारे में बताते हैं जो उनके टीम को गार्ड कर रही है और क्रिस्टोफर कहता है कि वो पहले ही गिल्ड मास्टर को हेल्प मांगने का मैसेज भेज चुका है, लेकिन नेटली पैनिक हो जाती है ये रियलाइज करके कि शायद कोई भी इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में उसकी ओनली होप रायू होता है क्योंकि एबल ने उससे बोला था कि अगर किसी और से कांटेक्ट ना हो तो रायू को ढूंढना। वो तुरंत रायू को ढूंढने भाग जाती है, सबको कंफ्यूज छोड़कर। दूसरी तरफ रिसर्च पार्टी के वैनिश होने की न्यूज हक तक पहुंचती है और वो पैनिक करने लगता है। वो तुरंत डंजन एंट्रेंस की तरफ जाने का फैसला करता है और रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि सबको स्टैंड बाय पर रखे पर कुछ रिवील ना करे जब तक वो खुद सिचुएशन देख ना ले। इस बीच रायू लाइब्रेरी में इधर उधर घूम रहा होता है, कोई हेल्पफुल बुक नहीं मिल रही। जब वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ चढ़ता है वो लोग की विश करता है कि उसे फिर से एल्फ बेडी सिरा दिख जाए और यूनिवर्स उसकी विश सुन लेता है क्योंकि सिरा उसे देख लेती है। जब वो कुछ बुक रिटर्न कर रही होती है रायू ईगरली उसके पास जाता है और बात करते हुए बताता है कि वो पास्ट एक्लिप्स और मॉन्स्टर आउटब्रेक के रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा था ताकि कंपैरिजन कर सके। सिरा उसे बताती है कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं और रायू को फॉलो करने को बोलती है। रास्ते में सिरा रायू की थ्योरी को समझने लगती है कि सोलर एक्लिप्स और मॉन्स्टर आउटब्रेक कनेक्टेड है और वो मानती है कि वो सही हो सकता है। वो इतनी देर से जिंदा है कि उसने हमेशा डंजन आउटब्रेक से पहले सोलर एक्लिप्स देखा है, पर उसने कभी भी टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं देखा जैसे कुछ दिनों पहले हुआ था। वो कहती है कि उसने पहले भी इस टॉपिक पर रिसर्च की है, पर वो क्यूरियस है कि रायू ने ये कनेक्शन क्यों बनाया। रायू नर्वस हो जाता है क्योंकि वो नहीं बता सकता कि उसने एक्लिप्स के बीच में एक डीमन से फाइट की थी, इसलिए वो टॉपिक चेंज कर देता है। वो सीरा से पूछता है कि मॉन्स्टर से मिलने वाले मैजिक स्टोन्स का कलर किस पर डिपेंड करता है। सीरा उसे टॉपिक चेंज करने देती है और बताती है कि मेन फैक्टर मॉन्स्टर की एज होती है। रायू कहता है ये बात उसने एबल से ट्रेवल के दौरान सीखी और बोलता है कि उसे आउटब्रेक वाले मॉन्स्टर के येलो कलर्ड मैजिक स्टोन्स की क्यूरियोसिटी है। सिरा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि रिसेंट बॉर्न मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन्स पेल होते हैं और वो सस्पेक्ट कर रही थी कि आउटब्रेक में पुराने और पावरफुल डंजन मॉन्स्टर आए थे। रायू एग्री करता है क्योंकि वीक गॉब्लिन्स अलग बात है, पर गॉब्लिन जनरल और गॉब्लिन किंग स्पॉन होते ही डंजन नहीं छोड़ सकते। वो सोचता है कि ये अननेचुरल लगता है, पर इतना बड़ा मॉन्स्टर हॉर्ड आर्टिफिशियल बनाना रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मैना मांगता है। सिरा कहती है कि उसने एक प्रीवियस आउटब्रेक के रिकॉर्ड्स में पेल येलो मैजिक स्टोन्स के बारे में पढ़ा था और रायू से पूछती है कि क्या वो ओल्ड और डैमेज रिकॉर्ड्स देखना चाहेगा। रायू खुशी से ऑफर एक्सेप्ट करता है और सिरा उसे लाइब्रेरी के एक कम जाने पहचाने हिस्से में ले जाती है। इस बीच डंजन के अंदर एबल अभी भी टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट पर सीनियर मेज के साथ डिस्कशन कर रहा होता है। किसी को भी श्योर नहीं है कि वो कहाँ है, पर सीनियर मेज एक रिसर्चर से पूछता है कि क्या उनके टूल्स इस जगह सही चल रहे हैं। रिसर्चर वेरीफाई करता है कि मैना डिटेक्टर टूल अभी भी काम कर रहा है और वो सोचता है कि डाटा कलेक्शन टीम उनकी सिचुएशन जानती होगी, इसलिए हेल्प जल्दी भेज देगी। लेकिन सीनियर मेज सोचता है कि शायद हेल्प टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। वो लिया से पूछता है कि क्या ये जगह उसे कुछ याद नहीं दिलाती और वो सोचने लगती है और रियलाइज करती है
कि ये सेंचुरी स्क्वायर जैसी लगती है, जो हाईएस्ट लेवल डिफेंसिव मैजिक होता है। वो एबल और बाकी लोगों को बताती है कि सिर्फ सबसे पावरफुल प्रीस्ट वो स्पेल यूज कर सकते हैं और ये डिवाइन मिरेकल माना जाता है जो किसी भी अटैक को ब्लॉक कर देता है। एबल रियलाइज करता है कि अगर वो किसी बैरियर के अंदर है तो ना वो बाहर जा सकते हैं और ना कोई उनकी हेल्प के लिए अंदर आ सकता है। इस बीच क्लेव और उसके लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो अननोन दुश्मनों के अटैक के नीचे आ चुके हैं और जब कुछ लोग बैरियर्स के नीचे छुप गए, बाकी लोगों को पर्पल हेलफायर की बॉल से शिकार किया जा रहा है। जल्दी ही अटैकर सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर क्लिव समझ जाता है कि वो डेविल्स हैं, एक ही मॉन्स्टर स्पीशीज जो डीमन से बिल्कुल अलग होती है। उसने उनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, पर वो जानता है कि ये कितने टेरिफाइंग हो सकते हैं। लेकिन जो एडवेंचर बैरियर के प्रोटेक्शन में नहीं थे, वो डेविल से लड़ने का फैसला करते हैं और वो तुरंत ही तबाह हो जाते हैं। जब तक एबल और बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं, तब तक सिर्फ क्लिव और उसके कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं। लिया और सीनियर मेज डेविल्स को पहचान लेते हैं और पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि सुना गया था कि डेविल्स मैजिक के इम्यून होते हैं और इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसे लगता है कि वो डेविल्स को हरा नहीं सकते, पर मेज रिजल्ट की चिंता किए बिना लड़ने का फैसला करता है। उसके कमांड्स पर मेज डेविल्स पर एक ऑल आउट अटैक चला देते हैं, जिससे डेविल्स को काफी सीरियस इंजरीज होती हैं। लिया हैरान रह जाती है कि मैजिक डेविल्स को हर्ट कर रहा है और ओल्ड मेज उसे बताता है कि कभी वेरीफाई नहीं हुआ था कि वो मैजिक के इम्यून है, वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन था। फिर वो मेजिस को डेविल पर दोबारा अटैक करने को कहता है, पर उसे एहसास होता है कि एनिमीज को हराने से पहले ही सबका मैना खत्म हो जाएगा। तभी एबल को डेविल्स के बीच एक बॉस मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए उन्हें बॉस को हराना होगा। कुछ और अटैक्स के बाद मेजिस का मैजिक खत्म हो जाता है और फिर एबल अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। वॉरेन डेविल्स के अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि बाकी मेंबर जल्दी से उन्हें टेक डाउन करने लगते हैं। उनकी टीम वर्क की वजह से काफी डेविल्स हरा दिए जाते हैं, लेकिन फिर लेन का मैजिक पावर खत्म हो जाता है और लिया और वॉरेन को उसकी जगह कवर करना पड़ता है। एबल देख लेता है कि अब सिर्फ 6 डेविल्स बचे हैं, पर उनमें बॉस मॉन्स्टर भी शामिल है। लिया कहती है कि शायद वो एक डीमन प्रिंस हो सकता है, जो किसी दिन डीमन लॉर्ड में अवेकन होगा। एबल पूछता है क्या वो श्योर है, और वो बताती है कि अलग अलग कलर और डीमंस प्रिंसेस का सिंबल होता है और पास में सिर्फ हीरोज ही उन्हें हरा पाए हैं। एबल रिस्क लेने का डिसीजन लेता है और आगे बढ़ता है, लिया को बताते हुए कि वो बाकी डेविल्स को हराने की कोशिश करेगा, चाहे बॉस को ना हरा पाए। वो लिया से कहता है कि होप मत खोना, क्योंकि मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, और फिर डीमंस उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो 2-4 डीमंस को जल्दी से हरा देता है, पर डीमन प्रिंस अचानक उसकी पार्टी पर हमला करके उन्हें बैटलफील्ड से दूर फेंक देता है। वो एबल की तरफ एक 1 by 1 के लिए बढ़ता है और सिर्फ उसकी स्पीड ही एबल को डरा देने के लिए काफी होती है। डीमन प्रिंस अपनी तलवार की एक ही स्विंग से उसे साइड में धकेल देता है और फिर तुरंत वापस उसके पास आ जाता है। अचानक क्लेव और उसका ग्रुप अटैक करता है, पर उनका मैजिक डीमन प्रिंस पर कोई डैमेज नहीं करता। इसके बजाय डीमन प्रिंस के मिनियंस उस पर प्रोजेक्टाइल्स चलाने लगते हैं, जिससे उनके शील्ड्स टूट जाते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। एबल सब कुछ दांव पर लगा देता है, एक ऐसी स्किल यूज करके जो सुपर स्पीड में एनिमी के अटैक डॉज करने देती है। वो डीमन प्रिंस की तलवार को पैरी कर लेता है और अटैक का मौका मिलता है, पर डीमन प्रिंस उसे डॉज करके उसकी शोल्डर पर वार कर देता है। एबल जमीन पर गिर जाता है और हिल भी नहीं पाता और डीमन प्रिंस उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। लिया चीख कर रो पड़ती है, डर के मारे एबल को खो ना दे, पर तभी अचानक रायू वहाँ आ जाता है 40 फ्लोर की छत तोड़कर दिन बचाने के लिए। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और रायू एबल से पूछता है क्या वो इंजर्ड है। वो इसके बारे में 2-3 जोक्स मार देता है और कहता है कि हमें घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। एबल, जो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि रायू से बचाने आया, कहता है कि वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि सामने बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी खड़ी है, और रायू कहता है कि वो उसे हैंडल करेगा। एबल पैनिक में समझाता है कि वो एनिमी एक डीमन प्रिंस है, और रायू बोलता है कि वो एक बेबी डीमन लॉर्ड है, इसलिए इतना वीक लग रहा है। किसी को समझ ही नहीं आता कि रायू के दिमाग में क्या चल रहा है। जब वो डेविल्स की तरफ बढ़ता है, पीछे वाले लोकी डेविल्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके प्रोजेक्टाइल्स को आइसिकल लेंस से कैंसिल कर देता है। फिर वो उनके पीछे एक वाटर जेट बनाता है जो तुरंत उनके सर उड़ा देता है, और फिर वो डीमन प्रिंस के सामने आ जाता है। रायू अपनी तलवार निकालकर डीमन प्रिंस से कहता है कि चलो इसे जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि उसके पास पूरा दिन नहीं है।